जय हिंद। वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो हम लोग जो है डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट कहानी है अब इसमें माइनर एंड कोफैक्टर है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर की थ्योरी। माइनर्स एंड कोफैक्टर सेम टू सेम इसकी थ्योरी अपन लोगों को कहाँ पे पढ़नी होती है? मैट्रिसेस में, है ना। बिल्कुल सेम थ्योरी है। तो जैसे यहाँ पे पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर भी ये चीज लगेगी। तो अपन लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वहां पे ज्यादा कुछ ध्यान देंगे नहीं इस पे। हालांकि जब इन्वर्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स का तो वहां पे अपन को ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा डिटेल में, है ना। तो चलो देखें माइनर और कोफैक्टर होता क्या है ना। तो डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने का देखो कोई फायदा है नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि माइनर होता क्या है। अब जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उसके रो और कॉलम को हाइड के एलिमेंट को हाइड कर देंगे, और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट होंगे उनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे, है ना भाई। तो जैसे कि मान लो मैंने 3x3 का एक डिटर्मिनेंट ले लिया a11 a12, या चलो पहले 2x2 से समझ लेते हैं। और a21 a22 ये आपका 2x2 का एक डिटर्मिनेंट है, मतलब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें m11 क्या होगा, तो इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करो तो डायरेक्टली आपको a22 मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस एलिमेंट का 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर है। तो इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? a21। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि M21 क्या होगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर क्या होगा। माइनर को अपन लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं माइनर पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं है। तो M21 जो है वो A21 एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। इसको और इसको छुपाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? A12। और लास्ट में हमें M22 निकालना है, तो हम इसको और इसको छुपाएंगे। M22 यानी A22 के एलिमेंट को छुपाना है आपको, रो और कॉलम वाले, तो आपको क्या मिल जाएगा? A11। तो ये हो गए आपके माइनस 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं बात करूं 3x3 के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए, तो a11 a12 a13, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैं। a21 a22 एंड a23, और a31 a32 एंड a33। ये आपका 3x3 का एक डिटर्मिनेंट हो गया ऑर्डर 3 का। तो इसमें अगर यदि मैं आपसे बोलूं कि M11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर बताओ, तो आप इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करेंगे, जो बचेगा आप उसको डिटर्मिनेंट में लिख दें। तो आपको जो भी दिख रहा है उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो a22 a23 और a32 और a33, चाहो तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। कैसे? दिस इनटू दिस, है ना, और माइनस दिस इनटू दिस। तो ये मिल जाएगा आपको किसके? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के माइनर। अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं सारे निकलवाऊंगा नहीं, मैं एक आध दो और निकलवा देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि M32 निकालू, तो M32 यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो इसके रो और कॉलम को आप छुपा दो, जो बचेगा उन एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो इस बार मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो a11 a23 माइनस a21 a13। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि a33 वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, तो आप M33 निकाल देंगे, और उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करना है और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया सबको, या कोई दिक्कत हो तो बताएं। और एलिमेंट के निकाल के तो नहीं बताने, क्लियर हो तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है अगली कहानी। सर एक्सपेंशन हमने पूरा नहीं किया था। कौन सा एक्सपेंशन? सर वही मतलब एक्सपेंशन जो पॉजिटिव। 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। अच्छा, वो पूरा नहीं हुआ था अभी कंप्लीट? नहीं सर, वो नहीं हुआ था पूरा, बीच में क्लास बंद हो गई थी। अब याद दिला रहा हो यार तुम लोग। चलो अब उसको बाद में देखेंगे लास्ट में, अभी इसको मैसेज कंप्लीट किया करो। था। जगह नहीं था, कुछ नहीं था, बस 2 लाइन की कहानी और थी, है ना। चलो उसको अब मैं बाद में एंड में कंप्लीट करूंगा लेक्चर के। पहले कोफैक्टर और देख लो। कोफैक्टर, कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर यानी कि आपका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, CIJ इक्वल टू में -1 की पावर i प्लस जे और MIJ। मतलब जो MIJ जो है ना वो माइनर है ijth एलिमेंट का। ijth एलिमेंट मतलब आप समझ ही गए, ये पोजीशन बताता है। जैसे M11, तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो है आपको क्या निकालना है? माइनर। और उसमें यहाँ पे -1 की पावर i प्लस जे करना। i और j आपको यहीं पे दिख जाएगा जो भी है ना। तो ये होता है आपका कोफैक्टर। तो 3x3 में ही समझा देता हूँ, 2x2 में तो आपको क्लियरली आराम से समझ में आ ही जाएगा।
तो इधर ही बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको निकालना है C11, तो C11 हो जाएगा -1 की पावर i भी 1 हो गया और j भी 1 हो गया, तो i और j की वैल्यू 1 हो गई, तो -1 की पावर 1 + 1 और m11, और m11 हम निकाल ही चुके हैं। कैसे निकालना है, तो -1 का स्क्वायर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है। और m11 कैसे निकालते हैं, इस वाले एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपाओ और डायरेक्ट जो मिला उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A22 A23 A33 और -A32 A23, ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, है ना भाई। अगर मैं आपसे बोलूं, एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा ऐसा डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें मेरे को समझाने में दिक्कत नहीं है। A22 A23 और A32 A33, ये आपका आ गया C11, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अपन को सॉल्यूशन वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि मान लो मुझे निकालना है C12, यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फॉर्मूला है -1 की पावर i + j, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो i + j यानी कि 1 + 2 और m12, है ना भाई। तो -1 की पावर 3 यानी कि पावर ऑड है तो माइनस आगे जाएगा, और m12 यानी कि इस वाले एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपाओ, तो आपको क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट में भाई, A21 A23 और A31 और A33, है ना। तो लिख दो इनको डिटर्मिनेंट में, तो A21, इनको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो A21 A23 और A31 A33, ये मेरा कितना आ गया C12। ऐसे ही अगर मुझे मान लो C13 निकालना है, तो C13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर i + j यानी कि 1 + 3, और डिटर्मिनेंट में m13 आएगा। m13 का जो एलिमेंट जो कोफैक्टर होंगे, लिखना हो तो लिख दो पहले m13, फिर अगली स्टेप में लिख लेंगे अपन लोग। तो ये -1 की पावर 1 तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और m13 क्या होगा, यानी कि इस वाले एलिमेंट के रो और कॉलम के जो एलिमेंट होंगे उनको हाइड करना है। तो आपको जो मिला वो ये मिला A21 A22 और A31 और A32, ठीक है ना। तो ये आपका C13 हो गया। तो उम्मीद है सबको कहानी क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली आगे के भी एलिमेंट के अपन लोग कोफैक्टर निकालते चले जाएंगे, है ना। तो ये मैंने स्टार्टिंग के निकाल के बता दिया आप लोगों को। तो कोफैक्टर सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है वो चीजें क्या है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपको जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है इस 3x3 के मैट्रिक्स की, वो मैं D ले लेता हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो से अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो मुझे मिलेगा A11 डिटर्मिनेंट में A22 A23, कल मैंने एक्सपांशन पढ़ाया था वही पढ़ा रहा हूँ, A32 A33। मतलब अपन लोग क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करते हैं और डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, यही पढ़ा था कल। फिर अल्टरनेटिवली साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, है ना भाई। माइनस ले लेते हैं, अब माइनस क्या जाएगा आपका A12 आ गया। अब A12 के रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड करोगे आपको क्या मिलेगा भाई, A21 A23 और A31 और A33, और लास्ट में हम क्या लेंगे A13, तो प्लस का A13 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा ये A21 A22 और A31 और A32, ये मेरे D की वैल्यू होती है। अब ध्यान से सुनना आप लोग जरा, है ना। D = में आप लोग खुद बताओ, ये जो चीज है A11 के इंटू में आपने जो भी यहाँ पे लिखा है, क्या ये M11 नहीं है क्या? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि A11, तो आप देख सकते हैं ये M11 है, क्योंकि आप A11 के एलिमेंट को तो छुपा के लिखते हो ना भाई, ये देख लो, यही तो M11 होता है कि नहीं होता है। जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो भाई, उसके रो और कॉलम को छुपाते हैं और लिख देते हैं, और यही चीज तो आपकी M11 है कि नहीं है। तो नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपकी, क्या आएगी, और ये चीज जो निकली थी C13 निकली थी, देख लेना बाद में। नेक्स्ट चीज आपका ये A12 है ना, तो A12 के एलिमेंट को जो छुपा के आपने ये लिखा था कि नहीं लिखा था, तो A12 के एलिमेंट को छुपा के जो डिटर्मिनेंट बनता है वही तो आपका M12 कहलाता है कि नहीं कहलाता है ना। और ये A13 है, तो इधर जो एलिमेंट आते हैं वो A13 को छुपा के तो आते हैं, और A13 को छुपा के जो एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बनता है वही तो M13 होता है कि नहीं होता है। मतलब मैं D को, यानी कि इसी के जो एक्सपांशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसी के एक्सपांशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो M11 और C11 एक ही चीज है। M11 को मैं C11 लिख सकता हूँ क्योंकि -1 की पावर A1 है,
तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और C11 और M11 इक्वल आएंगे, तो मैं इसको C11 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, M12 -1 की पावर ऑड है तो माइनस बचेगा, तो मैं माइनस M12 को क्या लिख सकता हूँ, C12। तो ये जो माइनस है और M12 है उसको मैं C12 लिख दूंगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये वाली स्टेप आपको समझ में आई या कोई कंफ्यूजन है? तो देखो ये माइनस की पावर ऑड है तो माइनस मिलेगा, तो माइनस M12 की प्लेस में मैं C12 लिख रहा हूँ, तो ये माइनस M12 की प्लेस में मैंने C12 लिख दिया तो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस भी मैं उसमें ले गया। और यहाँ पे A13 है ना। अब जो C13 आता है वो आपका क्या आता है, -1 की पावर 1 + 3 M13, यही आता है कि नहीं आता है? तो -1 की पावर A1 तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं M13 को क्या लिख दूंगा, C13। ये हो गया। तो आपको यहाँ से ये दो प्रॉपर्टीज निकल के आती है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ चुका है और पूछेगा भी फ्यूचर में भी, है ना। ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को निकल के आती है, तो इनको मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट कर लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को भी? नो सर। चलो फिर बढ़े आगे। हाँ बोलो। यस सर, बड़े बड़े सर। अच्छे से लिखते हैं ना थ्योरी, ये बड़े काम की चीजें हैं, क्वेश्चन यस इन्हीं से सर। बन जाते हैं थोड़ी। मैट्रिक्स में क्या है ना, थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चन में कोई दमी नहीं होता। आप देखना जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये चीजें समझने वाली है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार इसका सिंपल सा तो चैप्टर है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था। इस चैप्टर की थ्योरी ऐसी है, थ्योरी आपको टफ लगेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे आप बोलोगे कि यार मतलब अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े इससे सड़ा हुआ चैप्टर तो हो ही नहीं सकता कोई सा, मतलब इससे सिंपल कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन थ्योरी टफ होती है इसकी, थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है इसके, बिल्कुल हलवे की तरह आप लोगों को क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर ऐसा है, नो डाउट वाला चैप्टर होता है। एक दो डाउट आ जाए तो आ जाए, बाकी डाउट आते ही नहीं है यहाँ पे, अगर आप थ्योरी परफेक्ट करके चले तो। चलो आगे देखें। तो मैं कुछ चीजें लिखवाने वाला हूँ आपको, तो लिख लो नोट डाल के, भाई ये थ्योरी लिख लो, काम की है इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई नोट डाल के फर्स्ट देखो थ्योरी। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। लिखो भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, या रो ले लो या कॉलम ले लो ना, एक ही चीज है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactor is value of the determinant ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ये वही कहना चाह रहा है मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया। जैसे कि आपका ये डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि आप लोग मान लो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के आप एलिमेंट ले लो और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो वही आपकी जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो डिटर्मिनेंट के एक्सपांड करने से जो वैल्यू आती है। मतलब D = आप ले सकते हो, जैसे फर्स्ट रो के मैंने एलिमेंट ले लिए तो फर्स्ट ही रो के मैं कोफैक्टर ले लूं। A12 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर। A13 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन के इक्वल आएगी। थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ करके भी बताया था, लेकिन उसने ये बोला कि आप कोई सी भी रो ले लो, मैं सेकंड रो भी ले सकता हूँ। अगर मैं सेकंड रो लूंगा तो भाई A21 तो उसके कोफैक्टर भी सेकंड रो के ही लूंगा, है ना। जैसे A22 ले लिया तो कोफैक्टर भी C22 आएगा, A23 ले लिया तो कोफैक्टर भी क्या आएगा, C23। ध्यान रखना रो या कॉलम में चलना, ये नहीं कि एक एलिमेंट इस वाली रो का ले लिया, दूसरा इसका, तीसरा इसका, ऐसे नहीं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में चलना है आपको, तो जिगजैग फॉर्मेट नहीं अपनाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। और अगर आपको प्रूफ करना हो ना तो C21 निकाल के यहाँ रखना, C22 यहाँ निकाल के रखना और C23 निकाल के यहाँ रखना। और आप देखना अगर आप सेकंड रो से जो एक्सपांड करते वही चीज बन गई जो आप यहाँ पे लिखे हुए हो।
प्रूफ करने का यही तरीका है। हालांकि मैंने ये वाला प्रूफ करके ही बताया आप लोगों को ऊपर वाला। जैसे कि आपको अगर ये प्रूफ करना हो तो C21, C22 और C23 की वैल्यू रख दो, अपने आप आपको प्रूफ नजर आ जाएगा, है ना भाई, एक स्टेप में, है ना। अब कॉलम भी ले सकते हैं, तो जैसे कि मान लो मैं थर्ड कॉलम ले लूं, थर्ड कॉलम, तो अगर मैं थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूं तो कोफैक्टर भी मैं थर्ड कॉलम के ही लूंगा भाई, C13 प्लस A23 ले लिया मैंने थर्ड कॉलम में तो C23 आ जाएगा, प्लस A33 ले लिया तो क्या जाएगा भाई, C33। माइनर में थोड़ी सी कहानी अलग होती है, उसमें प्लस माइनस के हिसाब से चलता है। तो माइनर में हम इनका सम देखते हैं, अगर ऑड है तो माइनस आएगा भाई, अल्टरनेटिव वाली थ्योरी, है ना भाई। हालांकि माइनर का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, कोफैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ये थ्योरी लिखवा दी। अब नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 की कहानी मैंने समझा दी, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो नोट नंबर 2 Yes, sir. लिखो भाई, ये भी काम की चीज है, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 ये है भाई, sum of product of elements, sum of product of elements of any row or column, of any row or column with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors of another row or column, with corresponding cofactor of another row or column is 0। लिख लिया सबने? ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और कॉलम इज 0। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लूं। तो देखें, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने एक रो के एलिमेंट ले लिए, लेकिन आप उसी रो के एलिमेंट कोफैक्टर नहीं ले रहे हो, आप किसी अदर रो के कोफैक्टर ले रहे हो, तो उनके जो प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिया, लेकिन कोफैक्टर आप थर्ड रो का ले रहे हो, C31, है ना भाई, प्लस A12 कोफैक्टर आपने क्या ले लिया, थर्ड रो का C32, फिर प्लस क्या आपने लिया A13 और कोफैक्टर क्या ले रहे हो आप लोग, थर्ड रो का C33। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कोफैक्टर ध्यान रखना, आपको थर्ड रो का ले लिया तो सारे थर्ड रो के लेने, और अगर सेकंड रो का ले लिया तो सारे सेकंड रो के लेने। एलिमेंट में भी यही कहानी है, आपने अगर फर्स्ट रो के लिए तो फर्स्ट रो के लेने हैं सारे, थर्ड रो का लिया तो थर्ड रो के लेने हैं सारे। ये नहीं कि एक फर्स्ट रो का एक सेकंड रो का, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। कॉलम से भी समझ लो, जैसे कि मान लो मैंने सेकंड कॉलम के क्या ले लिया, एलिमेंट, और मैं कोफैक्टर ले रहा हूं फर्स्ट कॉलम के, तो C11 प्लस A22, ये सेकंड कॉलम की कहानी चल रही है, और मैं कोफैक्टर किसके ले रहा हूं भाई, फर्स्ट कॉलम के C21 प्लस A32, ये सेकंड रो का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, लेकिन कोफैक्टर में किसके ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के, तो C31। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और एग्जांपल दूं या समझ में आ गया? और एग्जांपल दूं या क्लियर है भाई? जिस मर्जी रो और कॉलम के ले लो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, कॉलम ले लिया तो कॉलम, रो लिया तो रो, ठीक है ना। और जिगजैग फॉर्मेट में नहीं भगना है, सीधे सीधे चलना है। यही तो प्रॉपर्टीज है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप सीधे सीधे कर दो भाई, फ्री फुकट के नंबर है, लूट लो, है ना। तो कहानी क्लियर है? क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग, तो देखें क्वेश्चन। हाँ, और जो 12th के जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना सब लोग साथ साथ में एनसीईआरटी भी लगाते जाएं, है ना भाई, ठीक है ना। साथ साथ में एनसीईआरटी भी आप लोगों को लगाते जाना है, ठीक है। और आरडी लगाना हो तो आरडी लगा लो, और आरएस अग्रवाल लगाना हो तो आरएस अग्रवाल लगा लो। देखो आरएस लगवा लो तो लगा लो तो ज्यादा बेटर है, आपका थोड़ा एनडीए में भी प्रॉफिट मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। 12th की जो आरएस अग्रवाल है वो लगा लो,
और दूसरी चीज ये है कि आप एनडीए की भी RS अग्रवाल लगा दो तो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ये दो काम कर सकते हो। ठीक है, एनडीए के लिए देखो RS अग्रवाल ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से आपकी पाथ फाइंडर वाली बुक से एज कम्पेयर टू। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन दे ही दूंगा आप लोगों के पास, अभी फिलहाल RS अग्रवाल लगाते जाओ साथ साथ में तो हो जाएगा कम, 12th की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव देना है इस बार तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है ना। चलो देखें आगे, तो क्वेश्चन है अपना भाई, इफ aij is ijth element of capital D यानी कि डिटर्मिनेंट है ना, then find summation of I equal to 1 to 3 summation of j equal to 1 to 3 aij and cij, where कैपिटल डी यानी हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू है कैपिटल डी है ना, डेल्टा लिख दो या डी लिख दो, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो, ये ध्यान रखना। वेयर cij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 3 दिया है, तो पहले आप j इक्वल टू 1 से 3 के लिए इसको ओपन कर दो। सबसे पहले आप j की प्लेस में यहाँ पे 1 रखोगे तो ai1 और ci1 मिलेगा आपको, फिर प्लस j की प्लेस में 2 रखेंगे तो ai2 और ci2, और j की प्लेस में 3 रखेंगे तो ai3 और ci3, ये आपको मिल गया है ना। अब एक काम करो, तीनों को अलग अलग लिख लो पहले, तो समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 3 ai1 ci1 अलग और प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 3, आप एक साथ भी सॉल्व कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा ai2 ci2, फिर प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 3 ai3 ci3 है ना। अब ओपन कर दो, यहाँ पर I की प्लेस में 1 रखोगे तो a11 c11, फिर प्लस I की प्लेस में 2 रखोगे तो a21 c21, फिर I की प्लेस में आप 3 रखोगे क्योंकि 3 तक जाना है तो a31 और कितना भाई c31, ये आपको पहली चीज मिल गई। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे I की प्लेस में 1 रखोगे तो a12 c12, I की प्लेस में 2 रखोगे तो a22 c22, फिर प्लस I की प्लेस में 3 रखोगे तो a32 और c32, और लास्ट वाला प्लस ये आखिरी वाला ये रहा, I की यहाँ पे 1 रखोगे तो a13 c13, फिर प्लस a23 c23, फिर प्लस a33 और c33, ये आपको मिल गया है ना। तो आप यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये, उसी का कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो इसमें कॉलम फर्स्ट है 1 1 है ना सेकंड वाली थी, मतलब ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है और फर्स्ट ही कॉलम के कोफैक्टर है, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो डी हो गई, फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का ही कोफैक्टर है, तो ये डी हो गया आपका, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई डी। क्वेश्चन भी दे रखी है देखो डी, इसमें देखो सेकंड कॉलम फिक्स है 2 2, इधर भी अगेन 2 2, इधर भी अगेन 2 2, मतलब सेकंड कॉलम के एलिमेंट है और सेकंड कॉलम के ही कोफैक्टर है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वही कॉलम या वही रो बन जाएगा, तो बाद वाली चीज कॉमन है इसलिए कॉलम बोलेंगे अपन कि इसमें कॉलम फिक्स हो गया। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? आपको देखो a12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, a32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो तीनों में सेकंड कॉलम वाली बात आ रही है, मतलब ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट है और उन्हीं के कोफैक्टर दिए हुए हैं, दिख ही रहा होगा देखो आप लोगों को, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। और ये जो है ये थर्ड कॉलम के आप खुद देख लो, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो आपको 3 डी मिलेंगे, तो डी प्लस डी, फाइनल आंसर आपका 3D हो जाएगा। उम्मीद है कहानी क्लियर हो गई होगी, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो मेरे से भाई। थोड़ा सा बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा तो काम चला लोगे कि ऊपर लिखूं मैं, हल्का सा नीचे आ गया बोर्ड के, कि दिख रहा है वैसे, दिख रहा है सर। चलो बढ़े आगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सर लास्ट वाले में वहां पे A22 के बाद सर वहां पे C23 सर वो समझ नहीं आया। अच्छा ये गलत लिखा हो गया मेरे से, C22 ही होगा वो, रुकना 1 मिनट, ये A23 है और ये C23 है, अब ठीक है, गलत लिखा हो गया था वो। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिटर्मिनेंट x1 - 2
1 2x x minus 1 x minus 1 x 0 co-factor of element 2x is 0, then find x। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें बोल दिया कि डिटर्मिनेंट में जो 2x एलिमेंट का, तो यार आपका 2x एलिमेंट, इसका कोफैक्टर 0 है, तो 2x एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब आपको C22 0 दिया हुआ है ना भाई, ये कहानी हो गई इसकी। अब C22 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर 2 + 2 और M22, और M22 मतलब इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को छुपा लो तो सारे कॉर्नर वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो x - 2 x - 1 और 0 = में 0 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस हो गया तो x × 0 और माइनस x - 1 × में -2 और इक्वल टू में कितना है भाई 0 है, तो x × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 × में x - 1 = 0। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x = 1 आ रहा है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसमें तो कोई डमी नहीं थी, सीएससी एज अ क्वेश्चन था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनर और कोफैक्टर होते गए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है अगला वाला टाइप, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला भाई। इस चैप्टर का ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये अपन लोग इसको कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो आज करेंगे बीच में सर में रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो कल का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। इसके बिना डिटर्मिनेंट को आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं होता इसके बिना, सी सिंपल सी बात है। और बहुत बड़ी थ्योरी है, इसलिए मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना भाई। थ्योरी में ही कम से कम मान के चलो आधे से ज्यादा लेक्चर निपटेगा, क्योंकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी थ्योरी है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ब्रेक मारते हैं, है ना। बाकी चीजें अपन क्या रह गया था उसमें, रह क्या गया था ये बता दो मेरे को। सर हमने लास्ट लिखा था -a + b + c/2 × a² - b² मैंने का होल 3ab - aq, हाँ चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ, पूरी समझा देता हूँ। ये मैंने लिखवाया था, माइनस कॉमन लेके मैंने इसको a³ + b³ + c³ और -3abc लिखवाया था, है ना। इसको पूरा मैंने सॉल्व करा दिया, तो आपको फाइनली मिला था -a + b + c/2 और ब्रैकेट में कितना, a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, है ना, पिछले लेक्चर में। यस अब यहाँ पे दो केस आते हैं। केस 1 ये आता है कि अगर a, b, c पॉजिटिव हो, तीनों के तीनों पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, रियल पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, है ना, या डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट है ये। तो फिर आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखो एबीसी पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, तो आपको ये बताना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी क्या। तो देखना जरा ध्यान से, तीनों पॉजिटिव ऐड होके पॉजिटिव देंगे, आगे माइनस से वो बाद में निपट लेंगे। स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू आ भी गई, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। इधर भी नेगेटिव का स्क्वायर मान लो आ भी गई गलती से, तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव ऐड होके आपको क्या देंगे भाई, पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा लेकिन आगे क्या है, माइनस, तो ओवरऑल जो है वो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर एबीसी तीनों की तीनों पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है, तो आपके जो डिटर्मिनेंट यानी डी की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तो ऐसे ही ऑप्शन दिए होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो आप लोग आंसर लगा देंगे नेगेटिव। तो केस 2 की कहानी ये है कि अगर मान लो a, b, c तीनों के तीनों पॉजिटिव हो और डिस्टिंक्ट हो, तो आप लोग ही निकाल लो इस बार के क्या आएगा आंसर। बता दें आप लोग के क्या आएगा भैया आंसर, बता दो, बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सही, नेगेटिव लिखना है यहाँ पे, नेगेटिव। तो बताओ क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बता दो भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों आएगा, ये नेगेटिव 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 तीनों ऐड होकर माइनस देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तीनों तो पॉजिटिव है ही ऑलवेज, है ना भाई। तो आपको आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छे से समझाऊं या क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।